सर लगातार आप कुछ असफलताएं भी आपको मिली हैं, 3 से 4 आपने इंटरव्यू दिए, उसमें असफल मिले, फिर सफलता की ओर आप बढ़ते रहे। आपको ये नहीं लगा कि हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए, कोई तैयारी कर वो नहीं, रास्ता तो जो चुना है उसको फाइनली अंतिम स्टेज में वही जाना है। जो चुन लिया आपने वही मकसद था। आपकी उम्र बढ़ती जा रही थी, सफलता को समय मांग रही थी। 27 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती है। मैं 94 PSC का सिलेक्टेड हूँ। DYSP का डिप्टी कलेक्टर मेरा वेटिंग फर्स्ट आया था। डकैती मान लीजिए किसी के यहाँ पड़ गई तो रात के कब कौन सी इमरजेंसी आया तो आपको तो जानना ही है और उसको हेल्प देना है और टेलीफोन अटेंड भी करना है। मैं जब लगभग 25-26 साल से वही नंबर रखे हूँ, तो न सिर्फ यहाँ से जहाँ पदस्थ हैं और कई जगह हम लोगों ने अपने नंबर सब जगह पब्लिक उसमें डोमेन में कर दिए थे। दीवारों पर आम जनता के विश्वास रहता है, ये कहना होता है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में आ जाती है। तो मैंने स्पष्ट बोल रखा है थानों में कि उसकी तरफ से कोई FIR नहीं होता था। एक सेंदरी का बालक था, उसको जो है इसी तरीके से फंसाया था, वो था ही नहीं यहाँ पे और उसकी नौकरी लगने वाली थी। कॉल लेटर आकर के जॉइन करने वाला था, उसी बीच में उनके जो है घर परिवार वालों ने उसको मुल्ला बनवा दिया। तो पारिवारिक लड़ाई झगड़े को सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों को कनेक्ट करके जाति विशेष के विरुद्ध या फिर धर्म विशेष के विरुद्ध इस तरीके की टिप्पणियां डालते हैं, तो उसमें कानून में भी FIR करने का प्रावधान है। खाकी वर्दी पहनना एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, वह गर्व का एहसास है। नमस्कार दोस्तों, आज के खास पॉडकास्ट में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, जिनके कंधों पर पूरे ज़िले की कानून व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी है, हमारे ज़िले के पुलिस अधीक्षक महोदय। आज बहुत खास चर्चा होगी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। आपने समय दिया उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे एक आम छात्र से लेकर के पुलिस कप्तान बनने तक का सफ़र कैसा रहा, कितने वो संघर्ष के दौर आए, उन संघर्ष के हम आज बातें करेंगे। शुरुआत करेंगे सर, शुरुआत से लेकर के दो आप शुरुआत से कैसे पढ़ाई लिखाई की है आपने, क्या संघर्ष रहा सर? निश्चित तौर पर काफ़ी लंबी यात्रा है। इसमें प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर सेकेंडरी की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, ये सब पूरी जो है हमारी सरकारी कॉलेज से और सरकारी स्कूल से हुई हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के कारण बहुत सारी चीज़ें आपको जो है गाइडेंस के रूप में उस समय नहीं मिलती थी। जब हम लोग जो है नौकरी की पहले जो है पढ़ाई के उसमें लगे हुए थे, तो उस समय ये गूगल का और जो है सोशल मीडिया का अन्य और प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए ये सब चीज़ें नहीं थी। जो टेक्स्ट बुक्स थी उन्हीं के माध्यम से हम लोग जो है पढ़ाई करते थे। और प्राइमरी का जो उस समय का वातावरण था प्राइमरी स्कूल का, जो टीचर थे वो काफ़ी अच्छा जो है पढ़ाई कराते थे। तो एक उस समय कोई ये मोटिव नहीं था कि क्या करना है, लेकिन मिडिल स्कूल तक आते आते ये एहसास होने लगा कि कुछ बनना है तो उसके लिए तैयारी अच्छी करना पड़ेगी। तो प्लेटफॉर्म जो हमारा था, जो मिडिल स्कूल से उसमें सेंटर टॉप किया था, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, कॉलेज में भी जो है टॉपर रहे हैं आप, और यूनिवर्सिटी में भी जो है मैं यूनिवर्सिटी टॉपर के रूप में काम किया था। सर पूरी पढ़ाई आपकी सरकारी स्कूलों से हुई है। आपका परिवार बैकग्राउंड जैसे बात कहें कि पिताजी लेक्चरर थे, प्रिंसिपल थे, आप VIP सुविधाएं लेकर के पढ़ सकते थे, लेकिन आप सरकारी कॉलेज स्कूल क्यों चुने? निश्चित तौर पर उस समय जो एक तो प्राइवेट स्कूल बहुत ही कम थे। 80-85 का या 90 तक का हम दौर देखें तो उस समय प्राइवेट स्कूल विशेष तौर पर जो तहसील पुलिस हैं या जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं बहुत ही कम हुआ करते थे। और चूँकि पिताजी एजुकेशन में थे, इसकी वजह से लेक्चर थे वो इंटर कॉलेज में, तो उस समय ये रहता था कि कम से कम घर में माहौल एजुकेशन का था, पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ में अनुशासन भी बहुत फादर का रहता था। तो फादर मदर का अनुशासन और इसके अलावा अपना एक मुकाम बनाना है, इसके लिए अच्छी तैयारी करना, यही ध्येय था जीवन का। आपने बताया सर टॉप किया स्कूलों में, कॉलेजों में, क्या प्लान करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको जो भी स्कूल कॉलेजेस है जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसके लिए उनको पूरा जो उनके रूल्स हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है उसको फॉलो करें, और उसके अलावा अपने खुद के नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के साथ साथ उसका रिवीजन जो है आप कितना अच्छा करते हैं, और दिमाग में और कोई चीज़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वारा जो प्रदत्त मेमोरी है, जैसे हमारी आज के डेट में हम बोलते हैं कि कितने GB का आपका जो है मेमोरी कार्ड है, तो वैसे ही हमारा दिमाग में जो है अगर वो चीज़ दूसरी चीज़ हम भरेंगे तो वो फुल होगी। तो आपको ब्लैंक रखना है अपने जो है अध्ययन के लिए, तो स्वाध्याय और इसके अलावा जो है अपना
मनन करना और अध्ययन के बाद फिर डिस्कशन करना, कौन सी चीज़ें छूट रही हैं, कौन सी चीज़ें अपने उससे, फिर लिख के देखना। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं पढ़ने की, तो उसमें स्वयं लर्निंग करें, फिर मनन करें उसका, और बाहरी वातावरण में जो क्या चल रहा है उसको भी फोकस करें। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो एक दिन का 2 दिन का नहीं है काम, सतत चलने वाली प्रक्रिया है अध्ययन की। जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम रियाज करेंगे, उसका हमारी मेमोरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सर, आप भिंड जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। बताया जाता है कि उस गांव से आपसे पहले कोई एक अधिकारी नहीं था। कैसे मन में एक सपना आया कि हम एक IPS अधिकारी बनेंगे? निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारे कारक थे। एक तो कॉलेज में जो रैंक आना, तो हमारे प्रोफेसर्स लोगों ने कहा कि आपका ये जो है टॉपर आ रहे हैं आप सब्जेक्ट में, यूनिवर्सिटी में टॉपर आना। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिले, उन्होंने कहा क्यों ना PSC UPSC की तैयारी करो। तो एक मोटिवेशन उनका और घर वालों का, क्योंकि एजुकेशन में हमारे ब्रदर भी प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, तो उनका भी उस समय एजुकेशन होने के बाद वो जॉब में आ चुके थे। तो घर में ऐसा कोई लायबिलिटी थी नहीं, तो और जितना पढ़ सकते हैं तैयारी करो। तो उसके अलावा हमने जो है अपनी PSC UPSC को फोकस किया और उसमें चलता रहा। 90 में हमने MSc करने के बाद 91 में राजस्थान दिया था, तो राजस्थान का एग्ज़ाम क्लियर किया था। 92, 93, 94 में MPPCS के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक तीनों बार जो है दिए, और तीसरी बार में सिलेक्शन हुआ था। ग्रामीण पृष्ठभूमि के चलते जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती हैं, लेकिन अगर पक्का इरादा और अच्छा लगन मेहनत करें तो सफलता मिलती है। सर, लगातार आप कुछ असफलताएं भी आपको मिली हैं। 3 से 4 आपने इंटरव्यू दिए, उसमें असफल मिले, फिर सफलता की ओर आप बढ़ते रहे। आपको ये नहीं लगा कि हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए, कोई तैयारी कर लें? निश्चित तौर पर चूँकि हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, तो मैथमेटिक्स में या तो इधर या उधर, तो मैथमेटिक्स में अच्छी कमांड होने के कारण हमारा, चाहे वो हायर सेकेंडरी लेवल का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का, PG लेवल का, हमारा उस समय 90 के दौर में 77% के लगभग PG थी। तो उस समय इतना परसेंटेज आना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे हम लोग, कोई टेक्स्ट सीरीज नहीं रहती थी, कोई और कहीं से कोई असिस्टेंस नहीं रहती थी जो टीचर्स ने पढ़ाया। तो कई 2-3 सब्जेक्ट तो ऐसे थे जिसमें 100 में 100 मार्क्स थे। तो इसको देख करके क्यों ना अपना जो है उसमें लिया जाए, PSC में सब्जेक्ट, PSC UPSC में लिया। तो उसके अलावा हमारा जो ह्यूमैनिटिक्स वाला जो सब्जेक्ट था, उसमें जो है नंबर स्वाभाविक रूप से, जब हम इसमें साइंस में काम कर रहे हैं तो उसमें नंबर कम आते थे। तो GS का हो गया, और दूसरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था हमारा, तो उसमें नंबर इसके कंपैरिजन में इसमें 500 प्लस आ रहे हैं, इसमें 600 में से, और उसमें 300 या 400 के लगभग नंबर आते थे। तो जब देखा कि 2 बार हमने जब इंटरव्यू दिया, तो ये पैटर्न परीक्षा का समझ में आ गया। UPPCS का भी प्रीलिम्स मेंस लिखा था, और UP का भी हमने जो है प्रीलिम्स मेंस लिखा था। तो दोनों में जो है हमने रिटन में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इंटरव्यू में वही जो आपने बताया अभी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण आपका जो एक्सट्रोवर्ट जो रहता है, जो आप जो बोल सकते हैं, जो विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, उसमें विशेष तौर पर साइंस सब्जेक्ट के जो बच्चे को ये दिक्कत आती है कि वो उतना जो है ज़्यादा उसका बोलने का जो तरीका होता है, क्योंकि अपने उसमें रहता है, कैलकुलेशन करता रहता है दिमाग में। तो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट वाला जो लड़का रहता है, या फिर जो है काफ़ी उनके यहाँ मतलब जो वाद विवाद प्रतियोगिता रहती है उनके हिसाब से, और दूसरी चीज़ें रहती हैं, तो उसके हिसाब से उनका बोलने चालने का और थोड़ा सा फैमिली के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे को ये तो रहता है कि वो इंटरव्यू नंबर उतने अच्छे नहीं ला पाता है। तो 92 के इंटरव्यू मेरे जो है बहुत कम नंबर थे, 93 के इंटरव्यू में भी थोड़ा सा 10-20 नंबर इंक्रीज हुए। कहाँ कमी रहती थी सर? सिलेक्शन जब हुआ तब भी 50 नंबर थे, तो 2 बार जब कमी रही तो मैंने कहा ये जो है इंटरव्यू के मार्क्स अपने हाथ में नहीं है, तो फिर थ्योरी बढ़ाया। थ्योरी का हमारा 100 प्लस नंबर जो है हमने जो है 92-93 की अपेक्षा 94 में 150 के लगभग नंबर हमारा जो है मैथमेटिक्स में बढ़ा था। पहले 450 या 60 के लगभग नंबर थे, फिर 530 के लगभग नंबर उसमें आए। तो उसके हिसाब से अगर इंटरव्यू में 0 मार्क्स भी मिलता तब भी सिलेक्शन होता। तो इसमें सफलता जब बिल्कुल नज़दीक हो, आपको जो है पोस्ट मिलने की, ये था कि अब हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। जब हम प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, मेंस निकाल रहे हैं, इंटरव्यू भी जो है हम दे रहे हैं, फाइनली जब पोस्ट नहीं मिलती है तब थोड़ा सा लगता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर वही दौर रहता है, यदि आप उसमें आप चूक गए और उसमें आप मतलब जो है ये हो गया कि नहीं साहब अब नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, उस समय बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार इसमें नहीं लग रहा है तो दूसरा कोई जॉब ले लो। हाँ। तो वो नहीं, रास्ता तो जो चुना है उसको फाइनली अंतिम स्टेज में वही जाना है। जो चुन लिया आपने वही मकसद था। नहीं, दूसरे जॉब में भी जा सकते थे। हाँ। लेकिन नहीं, PSC करना है। फिर उसके बाद बहुत सारे जो चीज़ें रहती हैं,
तो वो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वही लोग जो आपके साथ ही रहते हैं वही बताते हैं कि अरे मैं तो बोल ही रहा था कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जो 2 बार असफल हुए तो फिर कोई नहीं बोलता अगर यार क्यों कर रहे हो। तो वो नहीं, वो सिर्फ जो है आपको अपने ऊपर ही डिसीजन लेना पड़ेगा। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, मेरा तो उनको सुझाव यही है, कोई शॉर्टकट नहीं है और कहीं कोई भ्रम में ना आए। मेहनत आपको करनी है, प्रेजेंटेशन आपको ही देना है। आपकी जितना अध्ययन होगा, जितना बारीकी से आप जो देखेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम कौन सी बैठ रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसके 5 ईयर्स के प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसके पेपर कैसे आ रहे हैं, कि क्या स्टैंडर्ड है एग्ज़ाम का। क्योंकि आप एक जिले की कमान लेने जा रहे हैं या सब डिवीज़न की कमान लेने जा रहे हैं, तो उसी प्रकार की जो वहाँ की समस्याएं हैं उनको सॉल्यूशन कैसे देंगे। तो टोटल लीडरशिप का और आपका जो उन समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे, उसमें इतना जल्दी नहीं है कि आपको कोई शॉर्टकट हो। तो उसके लिए तो आपको निश्चित तौर पर न सिर्फ अध्ययन करना पड़ेगा, अपनी जो नेतृत्व क्षमता है उसका भी विकास करके, और आपको मंजिल मिलेगी। जो बच्चे लगातार लगे रहते हैं तो उनको मंजिल मिल जाती है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपकी उम्र बढ़ती जा रही थी, सफलता को समय मांग रही थी, 27 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती है, तो कैसे? निश्चित तौर पर जब जो है डेडिकेशन होता है ना, कर्तव्य के डेडिकेशन होता है कि हमें जो लगना है, इस मंजिल पे पहुंचना है, तो फिर जब आपकी मेहनत परिवार के अन्य लोग भी देखते हैं तो उनकी समझ में आ जाती है कि नहीं यार इसकी रास्ता यही है, तो हम सब लोग भी सहयोग करें, अब इसको रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे सब घर परिवार वाले के लोगों ने सबने सहयोग किया, मोटिवेट किया कि नहीं, हमें विश्वास है कि पहले ही उसमें प्रयास में आप जो है प्रीलिम्स मेंस निकाल रहे हो, एक बार असफल होने से कोई वो नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, आप जरूर पोस्ट पकड़ निकालोगे। अपनी कमियां हैं उनको दूर करो। तो हमारे जितने भी नियरेस्ट डियरेस्ट लोग थे उन्होंने समझाया था, उसके बाद जो है फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा, हर कंपटीशन को हमने फाइट किया। आपकी जॉब सर के सन में? मैं 94 PSC का सिलेक्टेड हूँ। DYSP का डिप्टी कलेक्टर भी मेरा वेटिंग फर्स्ट आया था, वो बाद में क्लियर भी हुआ था, लेकिन हम लोग इधर ज्वाइन कर लिए थे। तो वो हमारा 96 ज्वाइनिंग है, जुलाई 96। सर जब जॉब लगती है तो बहुत खुशी होती है आपको, परिवार वालों को, दोस्तों को, रिलेशन वालों को। जब पहली आपको जॉब लगी और पहली सैलरी आई, क्या खुशी थी सर? निश्चित तौर पर उस समय जॉब का ये रहता है कि एक तो आप जब बेरोजगार होते हैं, और बेरोजगार के अलावा जब आपको मनचाही पोस्ट मिलती है कि हम PSC से सिलेक्ट हो गए या UPSC सिलेक्ट हो गए, तो उसका एक अलग ही चार्म रहता है कि जिम्मेदारियां नहीं आएंगी। एक पीछे हमने छोड़ दिया अध्ययन का जो दौर था, अब जो नई जिम्मेदारियों को, नई चुनौतियों को कैसे स्वीकार करते हुए आगे जो पब्लिक सर्वेंट बन के जा रहे हैं, तो जनसेवाओं को कैसे आप धार देंगे। और निरंतर आपसे जनता की अपेक्षाएं, जब अच्छा काम करोगे तो और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। इसी क्रम में जो चला, और निश्चित तौर पर जो हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट थे, सभी जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो उनके यहाँ एक माहौल तो बनता ही है कि चलो ठीक है, जो चाहा था उससे कम मिला, लेकिन जो है मिल गया अंततः। तो मैं समझता हूँ कि हमारे भिंड जिले के वहाँ से रेरा अधिकारी जो सिलेक्ट हुए हैं, तो उसमें मैं भी अपना एक जो स्थान पाने में सफल रहा। हमारे एक दूर के रिलेटिव थे, वो IAS थे, वो स्टेट PCS से सिलेक्ट हुए थे, बाद में UP PCS के मेंबर भी रहे, रुस्तम सिंह जी। तो वो भी हमारे मोटिवेशन का एक वो थे कि अगर वो बन सकते हैं यहाँ से, इस क्षेत्र से जा करके, तो हम क्यों नहीं बन सकते। हाँ बिल्कुल, पद चिन्हों पर चले रहे होंगे। उसके आपके बाद कोई गांव से कोई ऐसी जॉब? निश्चित तौर पर हमारा गांव अभी जो है कहना चाहिए 100 की आबादी का है, 100 आबादी का घर है, वहाँ पे ज़मीन है जहाँ हमारी। तो वहाँ हर घर से बच्चा कोई न कोई गवर्नमेंट जॉब में है। हमारी सर्विस लगने के बाद फिर जो है 2-3 बच्चे और PSC में सिलेक्ट हुए हैं। तो वो कोई सेल टैक्स इसमें इंस्पेक्टर है, कोई इसमें है, तो दूसरे अन्य विभागों में है, लेकिन PSC से सिलेक्ट हुए 2-3 बच्चे। सर पुलिस की नौकरी में कितना तनाव रहता है? जैसे आप एक अधिकारी हैं, पुलिस कप्तान हैं, तो क्या तनाव रहता है, कैसे मैनेज करते हैं समय को? मैं समझता हूँ कि तनाव का नहीं, आपका टाइम मैनेजमेंट का काम है। और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पब्लिक की आपसे अपेक्षाएं, और लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहना, उनकी समस्याएं क्या हैं उनको एड्रेस करना, अपने अधीनस्थों को उसी काम के लिए प्रेरित करना। तो ये तो प्रॉब्लम है कि 24 आवर्स की सर्विस है, चाहे हमारी पुलिस की हो अथवा स्वास्थ्य विभाग में हों लोग, तो उनको तो जो इमरजेंसी सर्विस है उसमें अपनी सेवाएं बेहतर से बेहतर दें, क्योंकि लोगों की बहुत ही अपेक्षाएं आपकी। कोई आदमी जिसके साथ में, चाहे वो घरेलू वातावरण में अगर कोई हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कितने बजे होगा, या किसी के यहाँ रात के कोई घटना दुर्घटना हो रही है, कोई डकैती मान लीजिए किसी के यहाँ पड़ गई, तो रात के कब कौन सी इमरजेंसी आया तो आपको तो जानना ही है, और उसको हेल्प देना है और टेलीफोन अटेंड ही करना है। तो वो जो रहता है कि आपको अगर अटेंड नहीं कर पाए तो कॉल रिकॉल करना है,
कौन सा आदमी किस परिस्थिति में, और मेरे कोई साथ पीड़ित आपको रात में फ़ोन कर देता है? हाँ, कभी खूब फ़ोन आते हैं। और जहाँ मेरा मोबाइल चेंज नहीं हुआ है, हाँ। मैं जब लगभग 25-26 साल से वही नंबर रखे हूँ। हाँ। तो न सिर्फ यहाँ से जहाँ पदस्थ हैं, हाँ। और कई जगह हम लोगों ने अपने नंबर सब जगह पब्लिक उसमें डोमेन में कर दिए थे, दीवारों पे लिखवा के। तो हर जगह से जहाँ जहाँ पदस्थ रहे वहाँ से फ़ोन आते हैं। अब फ़ोन कहाँ से आ रहा है, फिर पूछते हैं कौन सा थाना है। तो फिर मैं बोलता हूँ उनको कि उस थाने में आप फ़ोन लगाइए, वहाँ जाइए, मैं अभी वहाँ पदस्थ नहीं हूँ, मैं दूसरे ज़िले में आ गया हूँ। तो ये भी रहता है, अगर आप नंबर अपना जो छोड़ते हैं लोगों को, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। विगत जिले में मैं श्योपुर में था, मेरा नाम, तो काफ़ी नंबर आते रहते हैं। 4-5 साल पुराने जिन जिलों में रहे हैं खूब उनके फ़ोन आते हैं। सर देखा जाता है कि आम जनता एक पुलिस से डरती है, तो सर कैसे, क्यों ऐसा व्यवहार रहता है? मेरा मानना ये है कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में अभी जो है जीवन यापन कर रहे हैं। वो ज़माना अलग था जब जो है अंग्रेज़ों का ज़माना था। उसका पूरा उद्देश्य ये था कि यहाँ के संसाधनों का उपयोग करें, और एक पुलिस जो है उनके जो राजकीय हित थे उनको संरक्षण देने के लिए थी। लेकिन अब डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, हम जनता की सरकार के लिए और जनोन्मुखी हमारी जो है अपेक्षा है वो होना चाहिए, और उसी परिप्रेक्ष्य से हमारी मध्य प्रदेश पुलिस काम कर रही है। अभी चाहे महिला संबंधी अपराध हों, चाहे अपने बच्चों के संबंध के अपराध हों, अच्छा ट्रैफिक से रिलेटेड हों, सभी पे जो है संवेदनशील तरीके से पुलिस काम करती है। लोगों को मैं नहीं समझता कि क्रिमिनल के अलावा किसी को डरना चाहिए। बाकी सब लोगों के लिए जो है पुलिस हमारी बहुत ही फ्रेंडली है। आपको 112 मोबाइल है, उसको आप जो है डायल कर सकते हैं। किसी अधिकारी के पास में आपको जाने से, बात करने से दिक्कत होती है तो ऑलरेडी हमारे वो वहाँ पर जो प्राइवेट जो अपने कंसल्टेंट हैं वो फ़ोन उठाते हैं, फिर आपसे संपर्क करते हैं, संवाद करके फिर आपको क्या सहायता चाहिए संबंधित थाने को कॉल डाइवर्ट होता है। इसी प्रकार जो है महिला हेल्प डेस्क का है नंबर 1090 वाला जो नंबर है ना। और बहुत सारी जो है हमारी हेल्पलाइन मोबाइल चल रही हैं। चाइल्ड जो है फ्रेंडली थाने हैं, तो उनमें जहाँ महिलाएं हैं तो महिलाएं अधिकारी हैं, तो उनसे बात करके अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं। और जो बदमाश किस्म के लोग हैं उनको तो जो है डरना ही चाहिए पुलिस से। कानून का अगर भय नहीं होगा तो अराजकता हो जाएगी फिर। सर अपन एक ऐसे दौर में है जहाँ एक ट्वीट करने पर पुलिस मौके पहुँच जाती है सहायता के लिए, कैसे मैनेज होता है सब? निश्चित तौर पर लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, मिनिमम टाइम में हमारा रिस्पॉन्स हो, तो इसके लिए ये हमारी 112 मोबाइल है वो, बाकी हमारा कंट्रोल रूम हमेशा वो रहता है। और इसमें इस तरीके से डिफाइन है उनका एरिया 112 मोबाइल का कि 5-10 मिनट, देहात क्षेत्र में थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम लग सकता है, तो तब तक अपना जो है कर लें। और हमारे जो है आपने देखा होगा हर शासन की तरफ से, मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से छोटे छोटे कस्बों में तहसील प्लेस तक को हमने जो है सीसीटीवी सर्विलांस में लिया हुआ है। जैसे अपना ओरछा हो गया, यहाँ का जो धार्मिक स्थल है, और इधर का निवाड़ी का जो क्षेत्र है, पूरा हमारा सीसीटीवी सर्विलांस में है। सिटी में कहीं भी कोई अगर अपराधी या कोई वाहन एक्सीडेंट करके जाता है तो हम लोग उसको जो है पकड़े हैं। पूर्व में काफ़ी घटनाएं हुई हैं तो उनको ट्रेस भी किए हैं। सर देखा जाता है कि एक दो पहलू होते हैं सिक्के के। एक पहलू को जनता आराम से समझ जाती है, पीछे के पहलू को आम जनता नहीं समझ पाती है। जैसे कोई हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, वहाँ पर आम जनता के विश्वास रहता है, ये कहना होता है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में आ जाती है। ऐसे कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं आम जनता में। कैसे सर इन चीज़ों को देखते हैं आप? नहीं, मैं नहीं समझता। जिनका देखो बमुश्किल से अगर पूरे जिले का देखें तो कितना क्राइम रजिस्टर्ड होता है, 2 या 3 हज़ार। तो 2 या 3 हज़ार लोग FIR कराने आते हैं, बाकी अपनी कंप्लेंट कराने आते हैं। तो 10% से भी ज़्यादा लोग डायरेक्ट टच में नहीं आते थाने में और उसमें। तो उनका बिहेवियर जो है, उनको बाकी लोगों का तो सिर्फ ओपिनियन बनाते हैं। हाँ। तो वो जो है लोग इनके माध्यम से कहे अनुसार, मैं तो समझता हूँ कि हमारे यहाँ पूरा जो उसको देख रहे हैं, और नए नए जो उसमें परिवेश में हम काम कर रहे हैं। पूर्व में इतना नहीं था संचार तंत्र सक्रिय, अब जो है पूरा हमारे यहाँ एक पूरा थानों में रजिस्टर रखा जाता है। उसमें जो आगंतुक है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा मेजर किया जाता है, और हेडक्वार्टर लेवल से, पुलिस मुख्यालय से पूरी इसकी समीक्षा की जाती है कि जो आगंतुक आ रहा है उसके साथ में थाना प्रभारी और उनके स्टाफ का कैसा बिहेवियर रहा, कैसा उन्होंने उनकी समस्या को डील किया। तो मैं नहीं समझता कि अब जब चेक बैलेंस बहुत सारे बने हुए हैं, थाने में CCTV कैमरे लग गए हैं, तो वो उससे भी बहुत सारी पारदर्शिता आई है। व्यवहार को लेकर के त्वरित उनके काम जो करें हम लोग, उसको लेकर के बहुत सारा वो है। इसके लिए पहले जो है स्टाफ बहुत कम हुआ करता था। आज से हम 15-20 साल के दौर में जाएं
तो उससे पूर्व जो है थाने का स्टाफ कितना, बहुत मुश्किल से 8-10 आदमी हुआ करते थे। अब जो है हमारे थानों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, 50 मिनिमम 50-60 आदमी रहते ही हैं। तो उसके साथ साथ जो हमारा कोर्ट का काम है, मुलजिम पेशी का काम है, समन्स वारंट तामीली का काम है, सब अब ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन हमारी पेशियां भी होने लगी हैं, तो वो भी काम बच रहा है। लोगों की भी ऑनलाइन जो है हमारी FIR जो है हम FIR कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट के लिए भी हमारी एक अलग जो है वो पूरी बिंग है, जिसमें लोगों को जो है चाहे राहगीर योजना हो अथवा जो है PM जो है अपना राहत वाली जो वो है प्रकरण है, तो उसमें भी हम अपने ज़िले को जोड़े हुए हैं और इसमें निरंतर इनोवेट चलते रहते हैं। ज़िले के संदर्भ में हम देखें तो अभी हमारे कुछ इनोवेशन किए थे, जिसमें जहाँ जहाँ रोड पे एक्सीडेंट होते थे उन स्थानों का चिन्हांकन करके तो उनको जो है हमने मैकेनिकली उनको फिट करवाया। रोड जो संबंधित, चाहे वो नेशनल हाईवे की रोड हो, अच्छा PWD की रोड हो और या प्रधानमंत्री जो योजना वाली जो रोड रहती हैं, तो उनमें जो छोटे छोटे जो फॉल्ट थे, जहाँ एक्सीडेंट होते थे, उनको हमने दूर कराया और उनका परिणाम ये रहा कि लगभग 23% की जो है कमी आई है ज़िले में अपराधों में, जो घटनाओं में, और जो लोग जो एक्सीडेंट में घायल होते थे और मरते थे उसमें भी कमी आई है। इसमें मध्य प्रदेश में जो अपने ज़िले का नंबर 1 है अभी जो एक्सीडेंट के प्रकरण जिसमें कम हुए हैं। सर, पुलिस को क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पूरी अपनी लाइफ में? पुलिस को वैसे तो कुछ नहीं है। जनता, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप जो है लोगों को सुन रहे हैं और आपका जो मापदंड है कि आप सही बात को सही कहेंगे और गलत बात को आप स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरा गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता लोगों का सपोर्ट मिलता है। चैलेंजेस तो हर नौकरी में रहते हैं, लेकिन इसमें यह है कि जितना आप लोगों को देते हैं, सुकून मिलता है लोगों को। अगर कोई आदमी मुसीबत में है, उसकी आपने मदद कर दी, तो निश्चित तौर पर जो है लोगों को सब जगह बोलता भी है कि साहब हमारा जैसे अधिकारी से हो रहा। तो इंटरेक्शन के लेवल पर मैं समझता हूँ कि मैं जब से आया हूँ तो यहाँ सभी दिन में हमेशा न सिर्फ टेलीफोन पर बल्कि ऑफिस में आता हूँ, तो हर नागरिक से मैं जनसुनवाई में 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। जब ज़रूरी नहीं कि मंगलवार हो या शुक्रवार हो, मैं पर डे जो है लोगों को सुनता हूँ, तो उससे ज़िले की सभी छोटी छोटी चीज़ें, थानों में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें निकल के आती हैं और उनका हम निराकरण कराते हैं। और उसी का परिणाम है कि हमारे ज़िले में हम देख रहे हैं कि विगत 2-2.5 साल में CML प्लान में हमारा जो जिला डिस्पोजल में हमारा परफॉर्मेंस नंबर 1 या नंबर 2 पे रहा है मध्य प्रदेश में। और उसी का परिणाम है कि हम लोगों को सुनते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी एड्रेस करते हैं, तो कानून व्यवस्था में लोगों का जो असंतोष है वो कभी हमको नहीं दिखा। किसी भी समस्या में, किसी लड़ाई झगड़ा में दो पक्ष होते हैं। सर, कैसे एक पक्ष को समझ लेते हैं अपन इतनी जल्दी कि ये पक्ष सही है, ये पक्ष गलत है? कैसे अपन समझ उसके लिए ये है कि वहाँ घटना क्यों घटित हुई, एग्रेशन किसका था, कारण क्या था। स्पॉट पे जब हमारी पार्टी जाती है, लोगों से पूछती है, तो पता चल जाता है कि कौन आदमी कितना है, भाई भाई का झगड़ा है, कौन आदमी जो है घर परिवार का सदस्य किस तरीके का है। तो ये सब बैकग्राउंड लेते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन से बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो उसमें हम लोग यही देखते हैं कि भाई एक तो आदमी बदमाश है, हम उसकी भी FIR करेंगे। बदमाश आदमी की खुद ही जा रहा है, किसी घर में मारपीट कर रहा है, उसका प्रीवियस कैरेक्टर गुंडागर्दी का है, तो मैंने स्पष्ट बोल रखा है थानों में कि उसकी तरफ से कोई FIR नहीं होगी। वो जो है ऑलरेडी जो है वो अवित्रासक है, वो लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों घर पे जाके मारपीट कर रहा है। तो कोई आदमी सेल्फ डिफेंस में अगर उसको 2 चांटे मारता है, तो हमें पहले उस आदमी को सुनना है जिसके यहाँ बदमाशी करने गया है। अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो फिर तो क्राइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एक्चुअल जो है हम ज़मीनी स्तर पर जा करके अगर किसी के साथ घटना हो रही है तो उसको थोड़ा सा देखें। और ये हमारी थाना प्रभारी बीट प्रभारियों को सबको हम बताते हैं कि भाई आदमी को जब घटना हुई है तो आप वहाँ मत बैठिए और जाइए। डायल 100 का भी यही, जो अब 112 हो गई है मोबाइल, तो जो भी आदमी परेशानी में रहता है जब वो कॉल करता है तो वहाँ जा कर के फर्स्ट रिस्पांस वही देते हैं और वो बताते हैं थाना प्रभारी को, सीनियर अधिकारियों को कि साहब ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो गया है, अगर उनको और इमदाद फोर्स की ज़रूरत है तो अधिकारी वहाँ पे उनको सप्लीमेंट देते हैं और तुरंत निराकरण करते हैं। सर, किसी युवा पर, शिक्षित हो, युवा हो, उस पर एक FIR दर्ज हो जाती है, उसकी करियर पर क्या असर पड़ता है? कहा जाता है कि कोई नौकरी नहीं कर सकता है, कोई जॉब नहीं कर सकता है, इस तरह से कोई सारी चीज़ें होती हैं। निश्चित तौर पर नौकरी लगने से पहले उसका आदमी जो अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, कहीं किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, उसका चरित्र सही हो, चरित्र सत्यापन होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ज़मीन विवादित कारण, पारिवारिक विवादित कारण, कुछ जो है ट्रेंड ये देखा गया है बहुत सारे ज़िलों में,
उनके परिवारजन अथवा जो ईर्ष्या करते हैं उन्हीं लोगों को, वो उसका जो है किसी अपराध घटित हुआ तो भले ही वो आदमी यहाँ नहीं है, और उसको तो मैं ये मानता हूँ, मैंने अभी लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, यहीं पे था, एक सेंदरी का बालक था, उसको जो है इसी तरीके से फंसाया था, वो था ही नहीं यहाँ पे, और उसकी नौकरी लगने वाली थी, कॉल लेटर आकर के ज्वाइन करने वाला था, उसी बीच में उनके जो है घर परिवार वालों ने उसको मुलजिम बनवा दिया, पारिवारिक विवाद हुआ, लेकिन मैंने उसकी जांच करके उसको निकाला, उसको नौकरी अपना ज्वाइन की उसने। तो ऐसे नहीं, वो हमको देखना चाहिए और उसको क्लियर कट बताना चाहिए कि नहीं हम, और उनके घर वालों को भाई ये आदमी है ही नहीं है, तुम इसको क्यों लगा रहे हो, तो थोड़ा सा काउंसलिंग करना पड़ती है। तो ये कार्रवाई सर हाल ही की जाती है युवा के द्वारा, या जब जॉब लगे, जब उसका चर्च बनने जाता थाने में, तब भी हो सकता है? हाँ, तो उसको देखना चाहिए, क्यों कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। एक अच्छा, आप जो है जा रहे हैं, लोगों को गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं या और कहीं भी जा रहे हैं, तो आपका चरित्र तो अच्छा होना चाहिए, कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपका आपराधिक रिकॉर्ड। तो आपराधिक रिकॉर्ड है, कोर्ट से सबसाइड हो गया है, मान लो दोषमुक्त हो गए, तो वो अपने कागज लगाना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए कोई चीज़। सर आज के समय में सोशल मीडिया पर सुरक्षित कैसे रहें? बहुत सारे शिक्षित हैं, चाहे डॉक्टर हो, बहुत सारे शिक्षक भी सोशल मीडिया पर अनजाने फंस जाते हैं ब्लैकमेलिंग के तौर पर। सोशल मीडिया से पहले हम बात करें मोबाइल की, पहले हम कीपैड वाला मोबाइल चलाते थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब से हम स्मार्टफोन पे आए हैं, और हमारे युवा से लेकर के सभी जितने भी पढ़े लिखे लोग, विशेष तौर पर जो ज़्यादा जो इस पर जले हैं, तो वो जितना भी हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, तो जो बदमाश रहते हैं वो आपकी हैबिट्स देखते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल क्या है, तो वो उस हिसाब से ठगने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तो अपना जो है चाबी रहती है, हम अपने घर की चाबी किसी दूसरे को देंगे तो निश्चित तौर पर वो बदमाशी करेगा। तो चाबी का मतलब OTP ना दें, लिंक ना दें, किसी के कहने बहकावे बनाएं कि आपकी ये लॉटरी खुल गई है अथवा ये हुआ। तो इसके लिए हमने सोशल मीडिया, जितने भी अपराध होते हैं वो सोशल मीडिया पर, उसके अपराध से कैसे बचें, उसके लिए हम जो है ज़िले में पिछली बार साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाए थे कि किस किस तरीके के साइबर फ्रॉड होते हैं और उनसे कैसे बचें। हम जो है अपना सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने अकाउंट्स को कैसे बचाएं, किसी की झांसे में ना आए, पैसे किसी के अकाउंट पर न डालें, और कहीं कोई जब हमने लगाई नहीं तो लॉटरी आपकी कैसे निकल गई। तो बहुत सारे तो जो अपने फ्रॉड करने वाले रहते हैं वो देखते हैं कि आदमी झांसे में कितनी जल्दी आता है और कैसे जो है पैसा हमको डालेगा। फिर उनने ब्लैकमेलिंग का दूसरा सहारा लिया। तो ब्लैकमेलिंग, पुलिस बन करके हम पुलिस वाले हैं, आप इसमें जो है आपका साइबर अरेस्ट हो गया, कोई अरेस्ट इस तरीके की चीज़ नहीं होती है। हाँ, होम अरेस्ट हो जाता है, होम अरेस्ट हो गए आप, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई कानून में ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो है आप जानिए, किसी के भी आप बहकावे में आ रहे हैं या ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, निश्चित तौर पर आजकल चीज़ें ऐसी हैं कि आपने जो काम किया नहीं है और एडिट करके वीडियो आपके या अन्य किसी के साथ में क्लब करके वो दिखाए जाते हैं, आप उसमें घबरा जाते हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए। जिस व्यक्ति के साथ में ऐसा हो रहा है वो नज़दीकी थाने में अपने साइबर सेल के उसमें आए और अपनी बात बताए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका सामना करिए, तो मैं नहीं समझता कहीं कोई अपराध घटित होगा। सर युवाओं में एक शौक़ रहता है सोशल मीडिया का कि झूठी कट्टा लेके या रहते हैं, वो भी घुमाते हैं, ऐसे में पुलिस कार्रवाई भी करती है। निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये आजकल सब चीज़ें एविडेंस के रूप में आपने कोई बनाया, आप ब्लॉग बोलते रहिए। अभी 2 दिन पहले का एक वीडियो एक उसमें चल रहा था, गांव का विवाद था और उसमें जो है पूरे समाज को उसने कनेक्ट कर लिया। जब वो FIR की बात आ गई तो आज ही वो आया था मेरे पास में कि सर मेरे को झूठा फंसाया जा रहा है, मेरा ऐसा वीडियो था ही नहीं। तो भाई उसको सबसे पहले अगर कोई इस तरीके का चला रहा है तो उसको खुद ही काउंटर करें ना। उसमें उसके जो फॉलोअर हैं जो उसको जो है बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, तो आपसी लड़ाई झगड़े को सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों को कनेक्ट करके जाति विशेष के विरुद्ध या फिर धर्म विशेष के विरुद्ध इस तरीके की टिप्पणियां डालते हैं, तो उसमें कानून में भी FIR करने का प्रावधान है और उन लोगों के खिलाफ हमारी शक्ति से हम कार्रवाई करते हैं। और उसमें जो है हमारी सोशल मीडिया विंग भी है जिले में, निरंतर नज़र रखती है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई 100% होगी। ये ना भूलें कि हमने साहब डाल दिया और फिर हम बरगलाएँ कि साहब हमें नहीं पता नहीं हमारे नाम से किसने डाल दिया। आजकल ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा जिस पे भी हम जो साइट पे काम करेंगे वो सब साइट जो है हमें मिल जाती हैं। तो AI भी आ गया है, कहते हैं कि AI का उपयोग करके ऐसा कुछ हो जाता है। कैसे सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, चिन्हित हो जाती हैं कि AI कि मैं कह रहा हूँ कि हम जो है उसकी अच्छाइयाँ उनको क्यों नहीं सीखते। कोई भी ऐसा काम न करें जो हमें बुरा लगता है, जो हमारे लिए परेशानी करने वाला है। मतलब जो जिस चीज़ से हम जो है किसी के भावनाओं को आहत कर रहे हैं, हम कोई जो है पोस्ट डाल रहे हैं किसी भी व्यक्ति की या समुदाय की, या फिर जो है कोई ऐसी पोस्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो कानूनन अपराध है
और उस अपराध में काफ़ी सज़ा का प्रावधान है। तो यंग लड़के इसमें ना फंसें कि साहब हमने, ज़रूरी नहीं आज की डेट में आप तलवार लेकर के या फिर जो है कट्टा लेकर के कहीं जाएं और आदमी को फिजिकली असल्ट करके उससे उसकी संपत्ति को उद्यापित करें, ऐसा नहीं है। आजकल जो OTP से या अन्य जो माध्यमों से पैसा कहीं भी बैठा हुआ है आदमी, कहीं का आदमी कहीं भी अपने जो है खाते में अपना जो ट्रांसफ़र कर लेता है। इसी के साथ में मेरा ये कहना है कि अपने आधार कार्ड को भी किसी को ना दें कि साहब जो है हमारे अकाउंट में पैसा ले लो। ये सब जो साइबर फ्रॉड वाले रहते हैं वो दूसरों के अकाउंट जो है किराए पर लेकर के और उन पर जो है कि तुमको हमको जिसका कमीशन दे देंगे, हमारा जो अमाउंट तुम्हारे उसमें आएगा, हम बिजनेस कर रहे हैं, बताते नहीं, हिडन कर लेते हैं। और फिर वो पैसा जब आता है तो पैसा जो है वो तो निकाल लेते हैं, उनसे निकलवा के पैसा खुद ले लेते हैं जो मास्टरमाइंड रहते हैं वो। जिनके अकाउंट रहते हैं उनको तो पता नहीं रहता, उनको 10-5% कमीशन मिल गया। उसके बाद जब फ्रॉड में पकड़े जाते हैं तो अकाउंट जो एविडेंस है तो उसमें फिर उनको जो है बंद किया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आप लाख चिल्लाते रहिए कि साहब हमें पता नहीं है, क्योंकि एविडेंस में है, आपके अकाउंट में आया है, आपने पैसा खुद निकाला है, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि दूसरे ने निकाल लिया है। तो इस तरीके से अपने अकाउंट भी किसी को इस्तेमाल न करने दें। अगर ये अपने आधार कार्ड पे अकाउंट खोला हुआ है, अगर किसी दूसरे को देंगे और दूसरा उस अकाउंट का उपयोग करेगा तो इसमें न सिर्फ पैसे का बल्कि देशद्रोही जो लोग होते हैं गतिविधियाँ ऐसी करते हैं, तो वो अगर मान लो आपके अकाउंट में कहीं वो ले लिया तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में आ सकते हो और आपके जाने अनजाने में पता नहीं कौन सी चीज़ घटित हो जाए। ये अपने ज़िले में 2-3 घटनाएं हुई थी, उसमें हमने लोगों को बंद भी किया, FIR की थी, अपने अकाउंट में पैसे लिए थे। एक जो है यहाँ कोतवाली थाने में हुआ था, वो काफ़ी पैसा उन्होंने लिया था, कुछ फ्रॉड करने वाले झांसी के लोग थे। तो ये आए अपराध ये चल रहा है अभी। इसमें तो एक बार अपराध हमने रजिस्टर्ड किया, इन्वेस्टिगेशन हुई तो फिर वो चीज़ रुक जाती है। तो इसलिए युवाओं से मेरा ये आग्रह है कि आप जो है अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने कैरियर पे ध्यान दें। कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने का, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप में साइबर के फ्रॉड के माध्यम से या अन्य क्राइम के माध्यम से यदि अपना जीविकोपार्जन करने का या परिवार को आगे बढ़ाने का रास्ता चुन रहे हैं तो इसका जो ज़्यादा सर्वाइव करने वाला नहीं है। टाइम देर सवेर आप जो है मुसीबत में आएंगे ही। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बताया गया है, निश्चित तौर पर लंबे होते हैं, और उसमें आप पकड़े जाएंगे और आपका पूरा कैरियर चौपट होगा। घर परिवार की जो आशाएं अपेक्षाएं आपसे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। सर, नशा मुक्त अभियान अपन बहुत प्रयास करते हैं, पुलिस नशा मुक्त अभियान हो, तो कैसे काम करती है पुलिस नशा मुक्त अभियान को लेकर के? निश्चित तौर पर नशे से जो कि एक अच्छे राष्ट्र के लिए ये है कि वहाँ की जो आबादी है वो अच्छी स्वस्थ हो, स्वस्थ मस्तिष्क की हो, अच्छे विचारों वाली हो और अच्छे काम करके अपना न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करे। इसके लिए ज़रूरी है कि संस्कारवान हों, लेकिन लोग जो है कहीं न कहीं किसी के प्रभाव में आकर के, या ये तो यार देख ले यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो छोटा छोटा नशा स्टार्ट करके मान लो बियर पी रहे हैं तो फिर दारू पे आ जाते हैं, अथवा जो है गांजा पी रहे हैं तो फिर स्मैक पे आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे कोई सेहत नहीं बनती। कहीं भी उसमें नहीं लिखा हुआ है कि इससे सेहत बनती है। ये सब चीज़ें आपके जो है नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं, सोचने समझने की जो आपकी बुद्धि है उसको छीड़ करती हैं। इसके अलावा आपका जो स्वयं का शरीर का जो विकास है वो तो रुकता ही है, परिवार में भी कलह मचता है, क्योंकि इसके लिए आपको न सिर्फ जो है आप पैसे की ज़रूरत होती है, वो पैसा कहाँ से आएगा, तो घर में सबसे पहले चोरी करना आप शुरू करोगे, माँ बाप के पैसे चुराओगे और उसके बाद फिर जो है दूसरी चोरियाँ करोगे, तो एक अपराध की तरफ भी आप उन्मुक्त होगे और अपने शरीर का क्षरण करोगे। तो इससे न सिर्फ परिवार का, उसमें कमाने खाने वाला जो बालक बनने वाला है उसका नुकसान होगा, समाज का और देश का नुकसान होगा। तो इसलिए नशे की प्रवृत्ति में बिल्कुल युवा न जाएं। इसके लिए समय समय पर हमारी जो है पुलिस है वो अवेयरनेस का प्रोग्राम स्कूल कॉलेजों में, युवा विंग में, सब में जो है चलाती रहती है। अभी हम आगे कुछ दिनों बाद चलाने वाले हैं। इसमें स्कूल कॉलेजों में हम जाएंगे, लोगों को अवेयरनेस के लिए यहाँ अपनी रैली भी निकालेंगे। तो ये हमारे आगे प्रोग्राम आने वाले हैं, उसमें आप सब लोगों को शेयर करेंगे कि हमारा युवा विशेष तौर पर जो ग्रोइंग है, जो 10th-12th से लेकर के कॉलेज की एजुकेशन में जा रहा है, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने कैरियर को फोकस करें, इन सब चीज़ों में न फंसें। सफ़ेद पुड़िया है या अन्य जो टाइप का जो टैबलेट वगैरह जो लेते हैं अथवा इंजेक्शन लेते हैं, इन सब चीज़ों में न पड़ें। अगर कोई ऐसा उनके संज्ञान में आता है तो निश्चित तौर पर नज़दीकी थाना है उसको बताएं, हमारे जो नंबर हैं उन पे बता दें, है ना, कंट्रोल रूम को बता सकते हैं, तो हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये अवेयरनेस का प्रोग्राम साथ साथ कार्रवाई करने का भी प्रोग्राम है। हालांकि अपने ज़िले में इतना नहीं है, पिछला जो रिकॉर्ड निकाला है गांजे का और उसका है, ऐसा ब्राउन शुगर का, स्मैक का, इसका जो अफीम वगैरह का, नशे पत्ती का, ऐसा कुछ नहीं है।
सर जैसे कोई बड़ा फ्रॉड होता है तो आप टीम गठित करते हैं, तो कैसे काम पुलिस करती है, अपराधी तक पहुंच जाती है? निश्चित तौर पर प्रत्येक घटना स्थल देख करके चीज़ें क्लियर होती हैं कि घटना स्थल पर जाने से आपको बहुत सारी चीज़ें, घटना कैसे घटित हुई है, क्यों घटित हुई है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड होगा, तो वो सब चीज़ें फिर डिफाइन होती हैं। और कितना इसका लार्जर इम्पैक्ट होगा कि कितने लोगों ने किया होगा, तो कहाँ के लोग रहे होंगे, किस तरीके के होंगे, तो ये सब चीज़ देख करके और वहाँ मौके का जब हम देखते हैं तो फिर मामले की गंभीरता कैसी है, अपराध किसके साथ घटित हुआ है, क्या मर्डर है अथवा 376 है, या 376 अथवा मर्डर है अथवा डकैती है, तो उस घटना स्थल को देख के, तो इसमें हमारे एक्सपर्ट रहते हैं, एफएसएल के एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो आते हैं। एक चीज़ को बारीकी से देखना होता है। साइंटिफिक एविडेंस के साथ साथ में टेक्निकल एविडेंस आजकल जो है मोबाइल से लेकर के अपने जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी, तो एक जांच का दायरा काफ़ी विस्तृत करना पड़ता है। उसका पूरा एसओपी है, उसके अनुसार काम करते हुए, और एक टीम का काम कोई ऐसा नहीं कि 8 घंटे कर लिया फिर हम जो है रोक दिए, निरंतर काम करना होता है, तब सफलता मिलती है। जो सफलता मिलती है उससे पहले बहुत सारी मेहनत हो चुकी होती है। और निवाड़ी में ही आपने देखा होगा बहुत सारी घटनाएं ब्लाइंड थी, और उसमें चाहे वो मर्डर की रही हों अथवा वो लूट डकैती की रही हों, चोरी की रही हों, तो वो सब वारदातें खुली हैं क्योंकि उसके पीछे हम लोग लगे रहे। सर निवाड़ी जिले में कोई ऐसी कार्रवाई फ्रॉड्स को लेकर के हुई हो जो आपको अभी याद हो, जैसे कोई घटना बताना चाहेंगे आप? अभी अपने यहाँ जो है निवाड़ी ज़िले में 2-3 गांव हैं, चाहे वो थोना हो अथवा इधर गोवा करके जो है प्रतिपुर थाने में है, तो 2-3 गांव की शिकायतें आती रहती हैं कि लोग जो है मोबाइल से ठगी का काम करते हैं। और उसमें हमने उन गांव में जाकर के अवेयरनेस का प्रोग्राम भी लगाया, उनके माँ बाप को सबको बताया। तो कुछ लड़के ऐसे जो इसी अकाउंट में अपने पैसे डलवाते हैं, तो उसमें वहाँ न सिर्फ उनको हमने वहाँ जाकर के जागरूकता अभियान के तहत उनको जो है सेमिनार किया, बल्कि हमने ये भी देखा कि यहाँ के अकाउंट में पैसे किन किन के कहाँ से आ रहे हैं। तो वो उसके आधार पे फिर हमने देखा कि लोग कहाँ कहाँ जो फ़ोन लगाते हैं, तो उसके आधार पे हमने ट्रेस किया। तो छत्तीसगढ़ के, कुछ जबलपुर के लोग थे, तो एफआईआर लिखाने नहीं आए, तो पुलिस उसमें खुद फरियादी बनी, फिर उनको यहाँ निवाड़ी थाने में अरेस्ट किया था। और इनके द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, एक एफआईआर के लिए हम छत्तीसगढ़ में भी लिखा था। तो तब से उस क्षेत्र में काफ़ी कमी आई। उनका जितना भी सामान उन्होंने जो उससे इस तरीके की गतिविधियों से बनाया था, उसको सबको हमने जब्त किया था, मोटरसाइकिल से लेकर के 4 व्हीलर तक, उनका टीवी वगैरह जो घर में लगा रखी थी, और वो भी सामान बैंक में जो पैसे खाते थे, तो वो सब जो है उनके सीज कराए थे। ऐसे मामलों में सर पुलिस भी फरियादी बन जाती है? कोई भी अपराध घटित हो रहा है तो पुलिस तो फरियादी रहती है, क्योंकि पुलिस इन्फॉर्मेशन उसको डायरेक्ट मिल जाए, इनडायरेक्ट मिलती है, तो उसकी जाँच के जब बाद में पुलिस फरियादी बन जाती है। सर एक अभी चोरी घटना हुई थी, बड़ी चर्चित है, पत्रकार विवेक दांगी जी की परिवार के साथ घटना हुई थी। जब अपराधियों को पकड़ा तो कुछ महिलाएं थीं, उनके साथ बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। बहुत लोगों को लगा कि दुख की बात है कि महिलाएं कैसे चोर हो सकती हैं। आप कैसे पहुंच जाते हैं सर ऐसी घटनाओं पर? देखिए, जिस तरीके की घटना थी, उस घटना को लेकर के चूँकि सभी लोग उद्वेलित थे कि साहब इनके साथ घटना हुई है, और सभी हमारे मीडिया के जितने भी लोग थे, कलेक्टर मैम से भी मिले थे और मेरे पास भी आए थे। तो मैंने यही कहा था, हमने जो कार्रवाई सही है हम सही करेंगे, गलत आदमी को हम अरेस्ट नहीं करेंगे उस प्रकरण में, जहाँ तक सभी लोगों को मालूम है। तो फिर उसके बाद हमने सिर्फ उसमें ये देखा कि घटना जो हुई है, घटना के बाद किस तरीके की घटना के लोग हो सकते हैं, तो इसमें किसी न किसी का प्रोफेशनल जो लोगों का हाथ हो सकता है, उसके आधार पर हम आगे बढ़े, सीसीटीवी फुटेज देखे उनके, फिर हम अंततः झांसी तक पहुँचे। झांसी से फिर जो इनकी ट्रेल थी वो हमको जो है अलवर से लेकर के और पलवल जो है जिला और नूह जिला, वहाँ पर अपना राजस्थान का और हरियाणा का, वहाँ तक हम लोग गए। तो वहाँ से इन संदिग्धों को उठाया और उनसे पूछताछ की, तो काफ़ी वहाँ की पुलिस को सहयोग में लेकर के ये सब चीज़ें बरामद की। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 40-50 लाख का माल बरामद हुआ था। सर जहाँ जिस राज्य पर जाते हैं कार्रवाई करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, तो उस राज्य के पुलिस अधिकारी को सूचना देना आवश्यक रहता है? कानून में इसलिए रहता है कि उनकी नॉलेज में रहना चाहिए, क्योंकि उसके परिवारजन ये ना कहें कि साहब हमारे लोगों को जो है गुंडे बदमाश उठा के ले गए। अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसकी सूचना, ताकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहे, उनके घर परिवार वालों को पता रहे कि कानून के तहत इसको जो है पुलिस हिरासत में लेके गई है, और वो अपनी जो है उनको बचाव का, संविधान में सबको अधिकार है कि हमको जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक बचाव का सबको अधिकार है। तो वो जो है उसी अधिकार के तहत कि उनके घर परिवार वालों को, नियरेस्ट वकील रहते हैं, उनको सबको मालूम होना चाहिए कि आप किस में लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं।
सर बात करते हैं महिला सुरक्षा कानून को लेकर के। यहाँ अपने ज़िले में पुलिस क्या काम कर रही है पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर के? पहले तो हम ये बताएं कि हमें महिला सुरक्षा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस चाहिए। समाज के सभी वर्गों का, सभी चाहे वो पुरुष हो अथवा महिला हो, सभी की सुरक्षा का दायित्व है। तो सभी में सभी सुरक्षित रहें, सभी जो है आगे बढ़ें। किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना अगर कोई करता भी है तो तत्काल हम उनके आरोपियों को पकड़ें। ये सब में हमारी प्राथमिकता है। जहाँ तक महिला अपराधों की बात है तो विशेष तौर पर अभी देखने में ये आता है, हमारे यहाँ महिला थाना है और मैं सुनवाई करता हूँ, पारिवारिक मैटर ज़्यादा आते हैं। सास बहू के मैटर अथवा हस्बैंड वाइफ के मैटर, या फिर हमारे जो बंटवारे नहीं हो पाते हैं ज़मीन के, तो उसमें जो है दौरानी जेठानी अथवा जो है ताई और वो लड़ रहे हैं आपस में परिवार, पुरुष लड़ते हैं। तो पुरुष आजकल जो है वो सोचते हैं कि महिला अपराधों में जल्दी उनकी सुनवाई होती है, तो महिलाएं जो है रिपोर्ट करने के लिए ज़्यादा आती हैं। तो हमारा महिला थाना उसको डील करता है, महिला अधिकारी जो डील करते हैं। वैसे महिला संबंधी जैसे कहीं भी उनके साथ छेड़छाड़ी हो रही है या फिर जो है अन्य जो जघन्य अपराध होते हैं, वैसे अपराध अपने ज़िले में नहीं है। सर जैसी बात की जाए अपन महिला सुरक्षा कानून को लेकर के, ये 0 FIR होती है तो बहुत महिलाओं को ऐसे नहीं पता होता है, तो फिर कैसे 0 FIR के बारे में क्या? अपन 0 FIR को, यही FIR जिसको बोलते हैं, 0 FIR तो अपन जहाँ जिस जुरिडिक्शन होता है उस थाने का, उसमें अगर आप नहीं हो, दूसरी जगह घटना आपके साथ हुई है और आप वहाँ कराना चाहते हो, तो हमने अभी यहाँ एक जयपुर के उनकी की थी निवाड़ी ओरछा थाने में, और एक यहाँ पे एक लड़की वहाँ चली गई थी राजस्थान में, तो वहाँ पे उसके साथ अपराध घटित हुआ था, तो उसकी यहाँ से 0 पे FIR करके दी। अपराध जहाँ 0 के FIR का मतलब ये है कि जहाँ अपराध घटित होता है वहाँ अपराध मतलब जो है घटित हुआ और हम जो है दूसरी जगह चले आए और वहाँ हम नहीं जा पाते हैं, तो संबंधित जिस थाने में आप इन्फॉर्मेशन दोगे तो आप फरियादी को अल्टीमेटली राहत पहुँचाने के लिए उसको बार बार ना भगना पड़े वहाँ पर, तो उसकी FIR करके दूसरे ज़िले को दे देते हैं। FIR में ये है कि FIR जैसे ही आपको आपने जो है अपने सिस्टम पे डाल करके संबंधित थाने को दी, तो वो जो उसके लिए आपको एक विदिन टाइम 2-3 दिन का टाइम रहता है, उस समय आपको सिग्नेचर करने के लिए थाने जाना पड़ता है। तो उसके लिए जब थाने जाएंगे आप कंफर्म कर देंगे तो फिर वो FIR अपने उसमें आ जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसमें कार्रवाई आगे बढ़ती है। सर आपके द्वारा हर मंगलवार को जनसुनवाई की जाती है, क्या मामले ऐसे आते हैं डेली के तौर पर हर मंगलवार को? जो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर हमारे आज की डेट में जो मैटर आते हैं उसमें परिवार के मैटर हैं। विशेष तौर पर या तो लड़के माँ बाप को परेशान कर रहे हैं अथवा जो है हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है तो हस्बैंड जो है पत्नी को परेशान कर रहा है। हमारा जिला चूँकि पड़ोस में जो उत्तर प्रदेश के जो ज़िले लगे हुए हैं वहाँ पे बच्चियाँ यहाँ की उधर दी हुई हैं, उधर की बच्चियाँ इधर दी हुई हैं, रिश्तेदारियाँ हैं। तो दूसरे ज़िले में होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से वहाँ की काउंसलिंग करने में, बुलाने आने में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अदरवाइज़ हमारी जो है महिला काउंसलिंग है और यहाँ पे अपनी महिला अधिकारी हैं, उनसे हम कराते हैं। और अगर नहीं आते हैं उनके परिवारजन, कई केसेस ऐसे हुए जिसमें शादी हो गई और लड़का जो है नहीं आ रहा है लेने के लिए बच्ची को, तो हमने यहाँ FIR कराई है। चूँकि काउंसलिंग को नहीं आते हैं वो लोग, दूसरे स्टेट के हैं, बोले हमारी पुलिस जो है क्या करेगी भाई, ठीक है, तो हमें FIR करा देते हैं यहाँ से। तो रिलीफ हमारा दिलाना काम है कि भाई पारिवारिक मैटर है, काउंसलिंग में अगर नहीं बात बन रही है तो हम उस पर कराते हैं। दूसरा ज़मीन के विवाद हो गए या फिर जो है महिला संबंधी जो अपने लड़ाई झगड़े के जो विवाद रहते हैं उन विवादों में, और कई अभी शादी के प्रयोजन से भी बच्चे चले जाते हैं। शादी अगर घर वाले पसंद नहीं कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ शादी करेंगे, तो अपनी पसंद के शादी करने के उद्देश्य से हमारे करीबन 30-40 बच्चे अभी 5-6 महीने में जा चुके हैं और वो हमने लगभग बरामद कर लिए। 35 के लगभग बच्चे जो बच्चियाँ गए थे, तो हमने अपना राजस्थान से लेकर के दिल्ली और हरियाणा और गुजरात, इवन उड़ीसा में भी, वहाँ से महाराष्ट्र से अपने यहाँ के जो बच्चे गए ट्रेन में बैठ के वहाँ से बरामद किए। सर देखा जाता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस में थोड़ा अंतर रहता है कार्रवाइयों को लेकर के, क्या सरल लगता है आपको उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? देखिए मेरा ये कहना है कि लॉ सब जगह के लिए बराबर है, उसको इम्प्लीमेंट करने का किस तरीके से आप करते हैं उसके वजह से बुल्डोजर चल जाता है सीधा नहीं। अब लॉ में इतना प्रोविज़न है कि आप जो कार्रवाई करते हैं, तो हमारे यहाँ क्रिमिनल्स जो है जितने भी टफ रहते हैं उनको डील करने के लिए प्रिवेंटिव सेक्शन की बहुत कार्रवाइयाँ हैं। उनमें चाहे हम 110 करें, ठीक है, 7 साल से कम जिनकी अपराधों में सज़ा है उनको हम थाने से जमानत लेके छोड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, नए कानून में ये प्रावधान है कि जेल में लोग भाई इसके लिए कि लोग जेल में कम से कम रहें,
जेलों में ऐसे ही ना लोगों के मानवाधिकार से लेकर के और आदमी की स्वतंत्रता का वो है कि जब तक अंडर ट्रायल जो कैदी है वो उसमें जेल में ज़्यादा ना रहे। अब जो है उसको सज़ा हुई नहीं है और जेल में है वो, तो ऐसे प्रकरणों में जमानत लेने का अधिकार जो 7 साल से कम का है वो जो है लोअर स्टैंड पे थाने पे ही जो है उनको थाने से जमानत लेकर के नोटिस पे छोड़ा जाता है। 7 साल से जिन प्रकरणों में सज़ा है, गंभीर अपराध हैं, तो उनमें जो है फिर पुलिस अरेस्ट करती है। वो फिर उन प्रकरणों के अलावा तो कई बार पब्लिक में ऐसा भी जाता है कि साहब हमने रिपोर्ट लिखाई, हमारी रिपोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके लिए प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं, उसमें चाहे वो हम जो है बाउंड ओवर करा दें, 110 की कार्रवाई है अथवा जिला बदर की है या NSA की कार्रवाई है, वो भी कार्रवाइयाँ बहुत इफेक्टिव हैं। तो उन कार्रवाइयों को करने में थोड़ा सा काम टेबल वर्क का काम लगता है और जो अच्छे थाना प्रभारी हैं वो काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छा प्रिवेंशन होता है। हमारे ज़िले में हमने जो है अभी 10-12 लोगों के जिला बदर की फाइलें तैयार की हैं, एक को NSA में बंद किया था, तो एक मैसेज जाता है उससे। और ये NSA तो राजद्रोही मामले कैसे अपने ज़िले में तो बहुत कम देखे जाते हैं। NSA का ये रहता है कि आपका कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा हो ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी इस एक्टिविटी से समाज को ये लग रहा है कि भाई पब्लिक डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई व्यवस्था हो जाएगी। जैसे मान लो उसने किसी व्यक्ति ने ऐसा कृत्य कर दिया जिससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है, तो उस ऐसे व्यक्ति को जो शांति भंग कर रहा है, अव्यवस्था को पैदा कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है और चिन्हित होते हैं, फिट केस होते हैं, तो फिर उनको जेल में रहना पड़ता है। बहुत चर्चा हुई है सर, अब कुछ चर्चा ऐसी करते हैं कि जो युवा तैयारी कर रहे हैं IPSC UPSC हो, तो कुछ असफलताओं मिलते ही सफल अपन हार मान जाते हैं। तो कैसे आपने जिस तरह संघर्ष किया है, आज का युवा कैसे संघर्ष करे? निश्चित तौर पर अब जो है आपकी परसेंटेज 90, 95, 98 वहाँ तक पहुँच जाए तो कोई संतोष नहीं है। आप अपना 100% श्योर तब मान सकते हैं जब 100 में 99.9% मिल जाए, जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती। और मंजिल तब मिलेगी क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने वालों की संख्या अब ज़्यादा हो गई है, कंपटीशन बहुत टफ है, तो आपको उसी दिमाग से आपको काम करना पड़ेगा कि हम जिस क्षेत्र को चुन रहे हैं, चाहे वो क्लास 3 की सर्विस हो या 2 की हो, क्लास 1 की हो, तो उसके लिए आपको उतनी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि जो आपसे कंपटीशन में है वो उतने ही जो है शिक्षित का वो है और उतने ही कंपटीशन की तैयारी करके आ रहा है। तो वहाँ ये नहीं सोचिए कि हम वहाँ तक पहुँच गए, हमने एक एग्ज़ाम पास कर ली, दूसरी पास कर ली, तीसरी एग्ज़ाम असफल हो गए, तो आप ज़िंदगी में असफल नहीं हो। किस लिए नहीं हो? क्योंकि आपने नॉलेज इतनी गेन कर ली है, चाहे वो थ्योरेटिकल नॉलेज हो अथवा जो है सिस्टम को समझने की, तो अपना सिस्टम चल कैसे रहा है। जो चीज़ें हम पढ़ते हैं एग्ज़ाम, चाहे कौन सी हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो बेसिक हमारे सिटीजन्स को सबको मालूम होना चाहिए कि ज्योग्राफी क्या है देश की, हमारी जो है हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चल रहा है, संविधान हमारा क्या है। हम अच्छे सिटीजन होने के नाते ये सब चीज़ें आना चाहिए। साइंस का हमारा नियरेस्ट जो है एनवायरनमेंट के साथ रहना चाहिए, ठीक है, हमारे मूलभूत कर्तव्य क्या हैं, है ना, हमारे अधिकार क्या हैं, ये सब चीज़ें एक अच्छे सिटीजन के लिए सबको मालूम होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम कंपटीशन की तैयारी करें तब पढ़ें, तो हमें वैसे ही पढ़ाई जाती चीज़ें हम ध्यान नहीं देते। रही बात यह है कि हर आदमी को लिए इसमें कंपटीशन में सफल हो और फिर निराश हो जाए, नहीं भाई। वैकेंसी मान लीजिए पर्टिकुलर वैकेंसी 2 हैं, ये 10 हैं या 100 हैं, 1000 हैं, तो लड़के 3 गुने 2 गुने जाते हैं तो असफल हो जाते हैं। उसमें सफलता 1-2 नंबर, 2, 5, 10 नंबर से मार्जिन से रहती है। किसी का इंटरव्यू अच्छा चला गया, किसी की रिटर्न अच्छी होगी, ऑल ओवर जिसको पोस्ट मिल गई, तो वो जो 1/3 जो है लड़के या 2/3 निकलते हैं, 1/3 सिलेक्ट हो गए, 3 गुने लड़के जाते हैं, तो वो जो है 2/3 को उनके पास में बी प्लान होना चाहिए। मेरा मानना ये है, बी प्लान ये होना चाहिए कि यार इससे मैं जो है फाइनली मेरे को पोस्ट नहीं मिली तो मैं फिर दूसरा मेरे पास क्या प्लान है। जो बी प्लान नहीं बनाते तो फिर उनको निराशा आने लगती है। और बी प्लान जरूर बनाना चाहिए कि अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं ये काम कर लूँगा। कुछ युवा असफल होने पर बड़ा कदम उठा लेते हैं। नहीं, वो तो कुछ नहीं है, वो जीवन से निराश नहीं है। इस देश में इतनी संभावना है कि आप कोई भी काम करोगे तो भूखों नहीं मरोगे। काम करना पड़ेगा, बैठ के कुछ नहीं होने जाने वाला। आप जो है इसमें आए हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। युवा वर्ग से लेकर के कोई भी आदमी काम करता है, किसी भी आप जो जरूरी थोड़ी है कि आप जो है एक क्षेत्र में असफल हो गए तो दूसरे में सफल नहीं हो गए। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें तो अभी कुछ काम हुआ ही नहीं है, तो उस पर लोग अपना ध्यान दे करके अगर सोचें, प्लानिंग करें,
आप जैसे नौकरी की बात करें तो आप स्टडी कर लिया, 5 साल 4 साल 3 साल आप तैयारी करोगे तब नौकरी मिलेगी। फिर नौकरी में आने के बाद 2 4 6 साल आप जो है बड़ी अच्छी मेहनत करोगे, तब अपना मकाम बना पाओगे, पहचान बना पाओगे उसमें, तब कोई आपकी बात को समझेगा सुनेगा गंभीरता से। तो ऐसे ही दूसरे फील्ड में भी आप जो लॉ कर रहे हैं तो लॉ में आप वकालत करोगे तो 4-5 साल आपको वहाँ पे वकालत के उसमें जो करने में लगेगा। बिजनेस कर रहे हो तो 5-10 साल आपका कोई भी दुकान लगाओगे तो अड़ोसी पड़ोसी जितने भी होंगे वो उनसे आपको कंपटीशन करना पड़ेगा जहाँ भी आप मार्केट में बैठोगे। तो ये तो आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि मैं अपनी अच्छी से अच्छी सेवाएं कैसे दे सकता हूँ, और मुझे कहीं दूसरी जगह जाऊँगा मैं अपने क्षेत्र में कैसे काम कर सकता हूँ, मुझे लोकल लोगों का सपोर्ट कितना मिलेगा, विरोध कितना होगा, इसका आकलन करते हुए पूंजी मेरे पास कितनी है बिजनेस करेंगे तो, अथवा अगर मैं असफल होता हूँ तो मैं कैसे काम करूँगा, क्या काम करूँगा। तो कोई काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता, काम दिल से करना चाहिए जिसमें अपन को संतोष मिले, जिसको लोग जो है आज नहीं तो कल रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आपने मेहनत की है, मेहनत का फल जो है एक दिन में नहीं मिलता। हाँ, उसके लिए आपको निरंतर जो है चलने वाली प्रक्रिया है। करत करत अभ्यास जड़पति हो सुजान। तो इसलिए वो जो है अपने सोचते हैं ना लोग के अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ऐसा नहीं है, वही है जिसको जो है सोच लिया इसने, अरे साहब मैं तो कर ही नहीं सकता। तो जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग लगे रहते हैं, और जीवन में संघर्ष तो है। कुछ अंतिम सवाल हमारे सर इस प्रकार रहेंगे कि पुलिस कप्तान के रूप में क्या दिनचर्या रहती है सर? निश्चित तौर पर हम लोगों का जो टाइम है सुबह से ही शुरुआत होता है और देर रात तक चलता रहता है। पब्लिक जब तक सोती नहीं है, और पब्लिक सो जाती है उसके बाद भी जो एंटी सोशल एलिमेंट रहते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए भी हम लोग रात के जो है गश्त वस्त निकालते हैं। वहाँ से ले तक करके सुबह जब नींद खुलती है तो आधा घंटे बाद फिर जो तैयारी करना पड़ती है कि पूरी रात में दिन में कल क्या हुआ, कहीं क्या प्लानिंग बनानी है। तो वहाँ से लेकर के कि हमारे पीछे के केस कौन से अनसॉल्व पड़े हुए हैं, और आगे जो घटना हुई है उसमें हमें कहाँ किसको दौड़ाना है, किसको किस काम पे लगाना है, सीनियर लेवल पे ब्रीफिंग करनी होती है। फिर जो है लोगों का अखबार में क्या चल रहा है, अखबार में क्या वो है वो भी देखते हैं। उस चीज़ को न्यूलीफाई करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग बनाना पड़ती है, लोगों को टास्क देना होते हैं। तो सुबह से ही स्टार्ट होता है काम। सुबह से आते आते लोगों के फ़ोन आते हैं किसी भी तरीके की कोई परेशानी में, अथवा कोई सजेशन दे रहा है, कोई समस्या है किसी की, तो स्टाफ से लेकर के और पब्लिक तक के सबके फ़ोन उठा करके उसकी समस्या थाने लेवल पे, अधिकारी लेवल पे किसी को एड्रेस करनी है या मेरे लेवल से होनी है तो उनको देते हैं टाइम। तो दिन भर ये चलता रहता है। डिमांड और सप्लाई का काम है कि कितनी डिमांड चल रही है उस हिसाब से अपना चलती रहती है। बचपन में आपको बैडमिंटन का शौक था, क्या अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं कभी कभी? अभी तो नहीं है। हाँ। क्योंकि अब जो है एक तो कोर्ट नहीं है, दूसरा यहाँ पे भी नहीं है। इससे पहले जो है करते रहते थे। सर जैसे कोई जुलूस हो, कोई बड़ा ज्ञापन हो बड़ी संख्या में, पुलिस कैसे मैनेज करती है? जुलूस का देखा जाता है कि जुलूस किस तरीके का है। धार्मिक जुलूस है, राजनीतिक जुलूस है, सामाजिक जुलूस है, उसका एग्रेशन कितना विरोध प्रदर्शन आने के बने से विरोध होता है। फिर जो है जुलूस किस तरीके का है, यूथ विंग का है, स्टूडेंट का है, या फिर जो है किसानों का जुलूस है, किस तरीके का जमाव, जिस जमाव बोलते हैं उसको। तो डेमोक्रेसी में ये है कि आप जो है अपनी बात करने के लिए स्वतंत्र हो, कानून के दायरे में आकर के परमिशन लोगे, आप कहाँ असेंबल हो रहे हो, किसी के व्यक्ति के विरुद्ध या किसी वर्ग के विशेष के विरुद्ध कोई अपना आप शब्द नहीं कहोगे, अपनी जो डिमांड है उसको रखोगे। तो चैनलाइज करके उन जो ग्रुप रहते हैं उन समूह से पहले हम बात करते हैं, कहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, कहाँ कितने बजे आप ज्ञापन दोगे, किसको ज्ञापन दोगे, उनसे सबसे कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद जो है उसके बंदोबस्त लगाना, पुलिस व्यवस्था, कैसा है जुलूस, किस तरीके के लोग हैं, क्या पिछला इनका बैकग्राउंड रहा है। अगर अपने पास फोर्स कम है तो फोर्स बाहर से अपने दूसरे जिलों से सीनियर अधिकारियों से बात करके फोर्स को बुलाते हैं, उसको लगाते हैं। उनकी समस्या अगर हमारे लेवल से सॉल्व हो सकती है तो हम उनके जो ग्रुप के लीडर रहते हैं उनसे बातचीत करके और फिर उनको सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। दूसरे विभाग से है तो हम उनसे बात कर लेते हैं। और इसमें हमारा और पुलिस का और प्रशासन के अधिकारी रहते हैं जो अपने एसडीएम हों, तहसीलदार हों, अथवा जो है डीएम साहब हों, उनके माध्यम से अल्टीमेटली ज़िले में शांति व्यवस्था बनाए रखना जो पुलिस का काम है। अगर शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो विकास की जो लोग जो है लोग अग्रसर होंगे। शांति व्यवस्था का माहौल रहेगा तो लोग जो है अपने जो अधिकार हैं उनका वही तरीके से उपयोग कर सकेंगे और कहीं भी जाएंगे आएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा। ज़िले की
खुशहाली के लिए शांति होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को कानून का भय होना चाहिए और लोगों के लिए शासन अप्रोचेबल होना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था अप्रोचेबल होना चाहिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने सीनियर अधिकारी से, अपने थाने से, अपने अन्य अधिकारियों से डायरेक्ट संपर्क बनाए, अपनी समस्या बताए और उसका सॉल्यूशन मिले। तो मैं नहीं समझता कहीं कोई इस तरीके का लाइन ऑर्डर होगा। आप सर बहुत सारे संगठन बन गए हैं अलग अलग तरीके से, कहीं कोई थाना प्रभारी FIR कर देता है, उसका विरोध होने लगता है। ये सब चीज़ें आती हैं, तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो ये आपका बिहेवियर कैसा है, आप काम कैसे कर रहे हो, निष्पक्ष होकर काम कर रहे हो। तो FIR तो एक प्रक्रिया है। अगर आपने लॉ का वायलेशन किया है तो कानून से बढ़ के कोई नहीं है। किसी भी समूह का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, अगर कानून कोई हाथ में लेगा तो कानून के अनुसार कार्रवाई उसके ऊपर होगी, चाहे वो हमारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारी क्यों ना हो। अगर वो भी लॉ का वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो इसलिए देश में सबसे बड़ी हमारे संविधान की खासियत यही है, कानून के सामने सभी बराबर हैं। कानून के हिसाब से देश चलेगा, व्यक्ति या संगठन के हिसाब से देश नहीं चलेगा। बहुत कुछ चर्चा हुई सर, आप पॉडकास्ट के दौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाला आपने। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। और मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी मेहनत करें लोग। हमारे युवा वर्ग से ये है कि अच्छी एजुकेशन लें, किसी भी निगेटिव काम में अपने आप को न लगाएं, माता पिता के जो सपने हैं उनको साकार करें और थोड़ा संघर्ष करते रहें, मंजिल अवश्य मिलेगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारी चर्चा हुई हैं उसी दूसरे की जब सफलता देखते हैं तो हम कहते हैं यार वो सफल हो गया, उसको तो मैं जानता था, लेकिन उसके संघर्ष को नहीं कोई देखता, कितना संघर्ष किया है। तो हमेशा उसके संघर्ष को याद करिए और आगे बढ़िए, तो निश्चित तौर पर आपको अपनी मंजिल मिलेगी। थैंक यू सर।